आज के सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं शुरू हो पाई थी, अब कर रहा हूँ। खैर, इधर इतना जरूरत नहीं था टुडे सेशन में। और आप लोग, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट जब भी अपने सेशन होते हैं कल से, तो आप मुझे रिमाइंड करा देंगे कि सर वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। व्हाट इट? So you started recording आई usually. हैव स्टार्टेड नाउ। Yes. Okay. या sometimes I forget because I enter first before 15 minutes, तो 15 मिनट्स का ड्यूरेशन खाली जाता है ना रिकॉर्डिंग में, तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, है ना। तो I remember it, but you also take care of, you will get this sort of symbol na? Cloud type symbol and red blink is there. Are you getting No, somewhere sir, na? it's recording. No, okay. So here data science is related to data mining, machine learning, and big data. It combines elements from computer science, mathematics, statistics, domain knowledge, and data engineering to analyze the interpret complex data sets. अब देखिएगा यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की भी जरूरत पड़ रहा है हमें, है ना। अब कंप्यूटर साइंस की यदि हम बात करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में आपके उप्स के कंसेप्ट आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ये सब। तो हम डेटा साइंस में तो जा नहीं रहे, हम लोग बात कर रहे हैं खाली डेटा एनालिटिक्स की। ये जो हमारे सेशन है 2-2.5 महीने का, वहां पर हमें कुछ कोडिंग पार्ट देखना पड़ता है। कंप्यूटर साइंस का मतलब होता है कि हमें जावा भी समझना है, हमें थोड़ा थोड़ा C++ का भी नॉलेज हो, ये सब चीजों की, तो वो हमें वहां उधर एंटर नहीं करना है। मैथमेटिक्स इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं, न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, तो वहाँ मैथमेटिक्स हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट चाहिए, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, जो हमें जरूरत नहीं है इधर डेटा एनालिटिक्स पार्ट में। ये डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ। स्टेटिस्टिक्स तो हम लोग वहाँ कर ही रहे हैं डेटा एनालिटिक्स में, तो यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स, डोमेन नॉलेज तो दोनों जगह चाहिए। जैसे बिजनेस एनालिटिक्स में भी डोमेन नॉलेज चाहिए, डेटा एनालिटिक्स में भी डोमेन नॉलेज चाहिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में भी डोमेन नॉलेज चाहिए, तभी आप एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। और डेटा इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जो डेटा को हम कैसे स्टोर कर रहे हैं, कहाँ स्टोर कर रहे हैं, किस तरह के स्टोरेज में कर रहे हैं। मान लिए जैसे पोटैटो है, पोटैटो के लिए हमें कोई कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी क्या? बताएं आप। खराब हो जाएगा कोल्ड स्टोरेज में, हो जाएगा कि नहीं? या ऑनियन जो है, उसको आप कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो क्या होगा अनियन का? खराब हो जाएगा ना। बिल्कुल रॉट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें डेटा के लिए भी अलग अलग तरह के स्टोरेज की जरूरत पड़ती है ना। जैसे हम कमोडिटी के लिए अलग अलग स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, वैसे डेटा के लिए भी अलग अलग स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो वो डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाता है, किस तरह का स्टोरेज में हमें डेटा रखना है। व्हाट माई पॉइंट? अभी अपन इसमें डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपना पार्ट नहीं है इतना ज्यादा। तब डेटा आर्किटेक्चर वगैरह की बात कर रहे हैं। हाँ, डेटा आर्किटेक्चर, करेक्ट करेक्ट, वो सब डेटा इंजीनियरिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो हमें उधर इतना नहीं जाना है, हमें खाली इधर एनालिसिस पार्ट में ही देखना है। डेटा हमें CSV फॉर्मेट में या SQL से हम डेटा कैसे कनेक्ट करते हैं वो बता दूंगा, कि हम डेटा को कैसे कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से, जो भी डेटा है। एक्चुअली वो डेटा इंजीनियर होते हैं हर कंपनी में, वो आपके अकॉर्डिंग वो डेटा निकाल के डेटा वेयर हाउस में दे देते हैं डेटा सोर्स से, है ना। तो अभी अपन समझते हैं क्या चीजें होती। सो ये डेटा साइंस का सिनेरियो है, डेटा इंजीनियरिंग टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स। तो ये डेटा साइंस हो गया। अब हम बात करते हैं जो वेरी फर्स्ट थिंग होती है डेटा के साथ, जब भी हमें कोई डेटा मिलता है, डेटा एक्सप्लोरेशन। व्हाट इट? डेटा को एक्सप्लोर करना। जब तक आप डेटा को एक्सप्लोर नहीं करेंगे आप समझ ही नहीं सकते। सो इसी एन अप्रोच सिमिलर टू इनिशियल डेटा एनालिसिस, whereby a data analyst uses visual exploration to understand what is in a data set and the characteristics of the data. यहाँ हम थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं और हम विजुअलाइजेशन टेक्निक भी कुछ यूज करते हैं, कुछ ग्राफ्स बनाते हैं और उसके थ्रू हम डेटा को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि डेटा एनालिसिस का है इंस्पेक्शन ऑफ डेटा, है ना पार्ट जो हम बात कर रहे हैं। डेटा एक्सप्लोरेशन के थ्रू हम इंस्पेक्ट करते हैं डेटा को, रेदर देन थ्रू ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, हम उसके थ्रू नहीं करते हैं। These characteristics can include size or amount of data, completeness of data, correctness of data, possible relationship amongst data elements और files tables in the data। जरूरी नहीं है कि टेबल और डेटा की आपके मल्टी टेबल्स हो, मल्टीपल टेबल्स को आपको ज्वाइन करवाना है, उनको मर्ज करवाना है, कैसे करेंगे?
वो सब चीजें यहाँ एक्सप्लोरेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो डेटा एक्सप्लोरेशन टिपिकली कंडक्टेड यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल एक्टिविटीज ना। इसमें यदि हम ऑटोमेटेड एक्टिविटीज की बात करें तो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं डेटा प्रोफाइलिंग, data visualization or tabular reports to give the analyst an initial view into the data and an understanding of key characteristics। और इसी प्रकार से मैनुअल ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं, हम फिल्टर कर सकते हैं डेटा, उसमें से वी कैन आइडेंटिफाई द एनोमलीज और पैटर्न आइडेंटिफाइड थ्रू द ऑटोमेटेड एक्शन। और डेटा एक्सप्लोरेशन कैन आल्सो रिक्वायर मैनुअल स्क्रिप्टिंग एंड क्वेरीज दैट द डेटा यूजिंग लैंग्वेज सिक्वल लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं, क्वेरी लैंग्वेज। तो आर के थ्रू भी हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ आर के थ्रू देखेंगे पूरी चीज, सिक्वल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, आर में ही पूरा एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट चीज जो होती है डेटा रेंगलिंग। अब डेटा रेंगलिंग क्या है? डेटा रेंगलिंग का मतलब होता है क्लीनिंग, प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, रिस्ट्रक्चरिंग एंड एनरिचिंग द रॉ डेटा। रॉ डेटा हमें किस फॉर्म में मिला है, हमें उसको रिस्ट्रक्चर करना है रॉ डेटा, है ना, और एनरिच करना है उसको मोर यूजेबल फॉर्मेट में, वो कहलाता है डेटा रेंगलिंग। ओके, क्लीन करके और उसको रिस्ट्रक्चर करना है और मोर यूजेबल फॉर्मेट के अंदर, एंड दिस विल हेल्प द साइंटिस्ट क्विकन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना। यदि आपके पास अच्छा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पहले हम डेटा एक्सप्लोरेशन करते हैं, हमें उसमें लगता है कि नहीं यार इसमें ये चीज़ हमें करना पड़ेगी, हमें ये क्लीनिंग करना है, ये रिस्ट्रक्चरिंग करना है, फिर हम रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करते हैं, फिर डेटा एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है ना। सो एंड दस गेट बेटर इनसाइट्स इन लेस टाइम। यदि हमारे पास डेटा सही है, सही फॉर्म में है, तो हम कम समय में अच्छे आउटपुट ले सकते हैं। This practice is followed by large number of top firms in the field, partly owing to the benefits it। तो अपन इतना डीप में नहीं जा रहे हैं, मैंने आपको मेन चीज बता दी। डेटा रेंगलिंग को ये भी डेटा आर्किटेक्चर का ही हिस्सा है क्या? क्योंकि कई बार जैसे व्हेन आई एम टॉकिंग टेक के साथ जब मैं बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि डेटा जब हम कैप्चर कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शनल फॉर्म में है, फिर एनालिटिक्स हाँ करने के लिए उसको फ्लैटन करना पड़ता है। तो हाँ, ये जो हम प्रोसेस बोल रहे हैं ये वही है? ये डेटा इंजीनियर लोग करके देते हैं, पर अपन हाँ। लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजें अपन आर में भी सीखेंगे कि अच्छा। हमें वर्टिकल फॉर्मेट में, हमें ओरिजेंटल फॉर्मेट में डेटा चाहिए तो हम हाँ कैसे लेंगे, हाँ है ना। हाँ। तो ये सब चीजें हम लोग आर में सीखेंगे, तो है ना। सर इट इज, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली वही हो गया ना कि मतलब एक डेटा पॉइंट का सारा डेटा आपको एक ही साथ मिल जाता हाँ है? एक ही साथ मिल जाता So Sir, data है। कहीं wrangling is all about cleaning the data, right? Like डेटा whatever रेंगलिंग, what we only data wrangling. This one, the which one you are talking about now? डेटा रेंगलिंग ना, Yeah, sir. हाँ डेटा रेंगलिंग का मतलब होता है क्लीन करना डेटा को और रिस्ट्रक्चर करना, Okay. है ना। हम किस तरह का आउटपुट चाह रहे हैं, तो हमें उसमें स्ट्रक्चर कैसा चाहिए पड़ेगा डेटा का। ये अभी अपन जब आगे आएंगे इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में, तब आपको पता चलेगा हमें कई बार स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है पर्टिकुलर हाइपोथेसिस Okay. टेस्ट के लिए। व्हाट इट, जिस Okay. स्ट्रक्चर में आपको Yes, डेटा sir. दिया हुआ है, आपको कई बार पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए उसका स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करना है, रिस्ट्रक्चर करना है। व्हाट माय पॉइंट। प्रवीण जी, Yeah. हाँ जी बोले। मुझे बस एक बेसिक सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना है कि जी जी, ये जो डेटा रैंगलिंग हम कर रहे हैं वही चीज तो हम डेटा एनालिसिस में भी करते हैं। exactly. Same. I had the same वही question. वही चीजें हैं तो मैडम, ये उसी के अंदर की टर्मिनोलॉजी है। कैन वी कॉल इट कि ये सब नए नए फैंसी वर्ड्स आ गए हैं और हमें जानना चाहिए? जानना चाहिए, इसलिए जानना चाहिए, कल को आपसे कोई पूछ ले भाई डेटा रैंगलिंग के हाँ बारे में, हाँ, है ना। बट एप्लीकेशन तो सेम ही है ना, मतलब एप्लीकेशन सेम मेरा है, फर्स्ट एप्लीकेशन सेम स्लाइड है। था जिसमें तीन चीजें थी, स्टैटिस्टिक्स, डेटा और डेटा एनालिसिस। बस बस बस, बेसिकली ये वही है, बस नए नए वही है, टेक्नोलॉजीज उसी आ के गए। अंदर के छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं क्या, हम्म और ये भी इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हम्म Right. I had the same question. Then हम्म, what will be called analysis? This is what the analysis only, right? I mean, wrangling instead of using this word, हाँ data आपने analysis देखी is है, मैं आपको बताता हूँ, ये भी This एनालिसिस is का ही like पार्ट है। pre-analysis of data, I think so.
Correct. Cause The preparation. yeah, yes, the Preparation for preparation, the we are data like preparation getting the purpose, raw we have to data. do the analysis. So for Because data there are analysis many also, noises in data when we get the Correct. raw data, so we have to get rid of that noise, so we get the accurate results, accurate whatever we are doing the analysis, so we should get the accurate results of that data. So we have to get rid of that noise and clean the data and manage as per our needs and analysis. so that is also part of data analysis only. There Correct. also Correct. we do the data cleaning, data preparedness, data वही segmentation. वही डेटा एनालिसिस में ही हमने ये सब देखा ना, प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ डेटा, दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ दैट थिंग ना, डेटा एनालिसिस. गॉट इट. Yeah. ये सब उसी के Yes, पार्ट sir. हैं, पर क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं. जैसे हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं तो डेटा रेंगलिंग किया कि नहीं किया, डेटा मंजिंग किया कि नहीं किया, है ना. व्हाट माय पॉइंट. भाई डिस्कवर किया डेटा, अपन ने देखा. डिस्कवर का मतलब यहाँ पे होगा इंस्पेक्ट करना. डेटा को इंस्पेक्ट किया, उसको स्ट्रक्चर किया, है ना. इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, इंस्पेक्ट के लिए डेटा एक्सप्लोरेशन यूज होता है. ओके. डेटा को एक्सप्लोर किया, हमने देखा यार इसमें ये है, इसमें ये मिसिंग वैल्यूज हैं, इसमें ये आउटलायर्स हैं. व्हाट माय पॉइंट. तो हमने फिर उस हिसाब से देखा यार ये डेटा इस फॉर्म में है, या तो हम Yes, इसको sir. प्रॉपर स्ट्रक्चर करें, इसको क्लीन करें, ठीक है, एनरिच करें, फिर हम इस डेटा को आगे यूज करेंगे. पब्लिशिंग का मतलब है आगे यूज करना. गॉट इट. इज इट क्लियर. Yes, sir. So data wrangling we will do on R with the help of statistics, right? उसके Correct. median mode निकालना करेक्ट और करेक्ट. उसके विद जो द ग्राफ्स आल्सो, hypothesis विद द ग्राफ्स आल्सो. with the graphs है जो histograms and वो सारी Correct. चीजें से करेगा ना. करेक्ट, है ना. हम उसको एक्सप्लोरेशन का ही पार्ट मानते हैं, डेटा एक्सप्लोरेशन का पूरा. गॉट इट. डेटा रैंगलिंग वगैरह ये सब, दिस द पार्ट ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन. ओके. डेटा माइनिंग, डेटा रैंगलिंग समझ में आ गया. डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न्स इन द लार्ज डेटा सेट्स. अब डेटा माइनिंग का मतलब होता है हमें पैटर्न समझना है कि किस तरह का पैटर्न है. आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया है और आप देखना चाहते हो यार ये पैटर्न कैसा है, ये जो सेल्स है ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है. वेरी सिंपल एग्जांपल, है ना. तो एक पैटर्न, डेटा माइनिंग का मतलब होता है एक बड़े डेटा सेट में हमें पैटर्न को पता लगाना है. in a large data set involving methods at the intersection of machine learning, statistics and database system, है ना. इन सबके इंटरसेक्शन से हम लोग उन चीजों का पता करते हैं. तो डेटा माइनिंग इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सबफील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स विद एन ओवरऑल गोल ऑफ एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन विद इंटेलिजेंट मेथड्स from a data set and transform the information into a comprehensible structure for use. Data mining is the analysis state of knowledge discovery in database. हम जब डेटाबेस के अंदर ही हम काम कर रहे हैं, हम इधर नहीं आ रहे हैं एनालिसिस साइड में, तो नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर ही घुस के हम पैटर्न को पकड़ रहे हैं. समझ रहे हैं आप. ये डी जी. हम इधर नहीं ला रहे हैं उस डेटा को, डेटा वेयर हाउस या इधर नहीं ला रहे हैं हमारे. हम वहीं पर उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पैटर्न है डेटाबेस. बिना ट्रांसफॉर्म किए, बिना क्लीन हाँ, किए, बिना कुछ. वहां हम पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. रॉ डेटा से हम क्या निकाल सकते हैं. हाँ, उससे हमें क्या मिल सकता है. हम डीप डाइव करते हैं. डेटा माइनिंग का मतलब होता है हम डीप डाइव करते हैं और हम वहां से कुछ पैटर्न, कुछ इंसाइट्स निकाल के लाने की कोशिश करते हैं बिना किसी प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव के. व्हाट माय पॉइंट. माइनिंग का मतलब क्या हुआ, आपके पास कोई भी चीज पहले से तो डिटरमाइन नहीं होती. आप तो खोद रहे हैं, वहां से हीरा खुदाई मिलेगा, और आपको खोज कोयला करना. मिलेगा, क्या बिल्कुल पता, ऐसे ही है ना. बिल्कुल. वही चीज डेटा माइनिंग में है कि हम अनऑब्जेक्टिवली हम डेटा के अंदर घुस जाते हैं और वहां पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं. व्हाट इट. यस सर. बस खाली अपन को ये टर्मिनोलॉजी समझना है, इसका कोई वो नहीं है कि मतलब ये पर्टिकुलर फॉर्मूला इसमें लगेगा, इसमें ये लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है. हमें खाली टर्मिनोलॉजी समझना है, डेटा माइनिंग होता क्या है. ठीक है. जी. हम आगे आते हैं. डेटा माइनिंग में वही सिलेक्शन करते हैं हम कौन सा डेटा ले रहे हैं, प्री प्रोसेस कर लेते हैं उसको थोड़ा सा,
यदि वो बहुत ज्यादा वो है तो थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग करके ट्रांसफॉर्म करके डेटा माइनिंग करते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, देखते हैं क्या हम निकाल के ला पा रहे हैं उसमें से, कोई इंटरप्रिटेशन एवेल्यूशन करते हैं। तो ये बहुत से अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग स्टेप्स होती हैं, किस तरीके से आप कर रहे हैं वो अपन बाद में इस चीजों को समझेंगे। अब कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिला कि सर ये प्रॉब्लम है ना, यदि आपको प्रॉब्लम पता है तो सबसे पहले आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगी जहां से वो प्रॉब्लम आई है उसकी, जिसको हम बोलते हैं डोमेन नॉलेज। फिर इस डोमेन नॉलेज के हिसाब से क्या क्या डेटा वो लोग अवेल करवा रहे हैं, उस डेटा को आपको समझना पड़ेगा। व्हाट माय पॉइंट है ना। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप डेटा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि डेटा अंडरस्टैंडिंग के में समझते फिर हमें बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में भी जाना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है अगर हम कोई नया बिजनेस का, सपोज जैसे मुझे मेडिसिन का बिजनेस नहीं समझ में आता है, तो हाँ। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पैटर्न देखना किस चीज का है। हाँ वही चीज ना। सो डेटा अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर हम डेटा प्रिपेयर करते हैं हमारे हिसाब से, जो कि मैंने बताया आपको, डेटा रेंगलिंग और ये सब। इज इट क्लियर? यस। कोई डेटा मांजिंग और ये सब उसमें आ जाता है, डेटा प्रिपरेशन पार्ट ही है वो। इसके बाद हम मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग में एनालिसिस वगैरह जो भी इन्फ्लुएंशियल कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, यदि आप कोई मॉडल बना रहे हैं मशीन लर्निंग तो वो भी इसी में आ जाता है। मॉडल बना के हम इवेल्युएट करते हैं उस मॉडल को। मॉडल का इवेल्यूशन होता है, बिना इवेल्यूशन के मॉडल को डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मॉडलिंग करने के बाद हम इवेल्युएट करेंगे, फिर हम उसको डिप्लॉय करेंगे। व्हाट इट। तो क्रिस्प इज बेसिकली जैसे प्रोफेशनल स्टैटिस्टिशियंस, या जैसे आप एनालिस्ट हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, तो फ्रीलांसर्स जो अलग अलग बिजनेसेस में अपने स्किल्स यूज कर सकते हैं, ये वो यू लोग यूज करते हैं, राइट? हाँ हाँ। आप मान लीजिए एज ए कंसल्टेंट आप काम कर रहे हैं कहीं पे, जी जी जी। या आपके एनजीओ में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, हम्म कोई प्रॉब्लम आई, उस हम्म प्रॉब्लम हम्म को आप, क्योंकि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो काफी कुछ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डोमेन नॉलेज आपको ऑलरेडी होगा। थोड़ा बहुत उस पर्टिकुलर उसमें जो नहीं होगा वो आप वहां से गेन कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं। फिर आप उस डेटा को समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या डेटा है मेरे पास, है ना। हो सकता है कि भाई जरूरी नहीं है कि जो डेटा दे रहे हैं वो उस बिजनेस, उस प्रॉब्लम को फुलफिल कर रहा हो। तो आप उनको पूछ सकते हैं कि भाई इसमें और हमें इस तरह का डेटा चाहिए। जैसे मेरे साथ हुआ था, एक पाथ एनालिसिस का हमें करना था आई बस के लिए इंदौर में। तो दे अप्रोच्ड मी, तो मैंने कहा आपके पास डेटा क्या है। पाथ ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर था, बस के रूट 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 हाँ का होता है समझ ना गई। वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये आपके पास डेटा क्या है। डेटा तो हमारे पास ये, वो डेटा इनसफिशिएंट था ना, उसमें ये नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर तरीके से कि कहाँ से कितने लोग चढ़ रहे हैं। वो मतलब ये जो बस बीच में से छोटे छोटे स्टॉपेज होते हैं वहां का डेटा उनके पास नहीं था प्रॉपर। तो मैंने कहा ये डेटा जब तक हमारे पास नहीं होगा हम ऑप्टिमाइजेशन कर ही नहीं सकते पाथ का। करेक्ट। है ना, किस दिन कहाँ से कहाँ बस चलाना है, किस दिन कहाँ किस रूट पे चलाना है, संडे को किस रूट पे चलाना है आपको बस। गॉट इट। किस कहाँ वाओ। स्टॉपेज रखना है, कहाँ नहीं रखना है। जी। तो वो कई बार क्या होता है, डेटा नहीं होने पे फिर हमने उनको बना के दिया कि भाई हमें ये डेटा चाहिए, आप ओके। ये डेटा हमें साल 2 साल इस डेटा को कलेक्ट करो। हम्म ठीक है ना। फिर उन्होंने वो चीज अपने सिस्टम में लाए जिससे कि वो डेटा एक्वायर हो। भाई वो तो बिजनेस प्रोसेस के थ्रू ही होगा ना सिस्टम में आने के बाद। तो उन्होंने वो जो भी थे टिकट्स थे जो भी थे उस तरीके से कि भैया वो जो भी हमारी एंट्री हो रही है मोबाइल एप्लीकेशन पे वो बताए कि हाँ किस डेस्टिनेशन से कहाँ कितने लोग चढ़ रहे हैं। गॉट इट। तो वो सब डेटा वो लोग अब कलेक्ट करके 1.5-2 साल में जब देंगे तब हम लोग उसमें पाथ ऑप्टिमाइजेशन का काम होगा। गॉट इट। तो कई बार डेटा सफिशिएंट नहीं होता है हमारे पास, तो हमें कई बार लिंगर ऑन करना पड़ता है। जब तक वो डेटा नहीं आएगा हम नहीं कर सकते हैं। आधा अधूरा जरूर हम एनालिसिस करके दे सकते हैं जितना डेटा अवेलेबल, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। गॉट इट। जी। सो यहाँ क्रिस्प में जो डीएम है ये एक फ्रेमवर्क है
है ना। आपने एजाइल फ्रेमवर्क के नाम सुने होंगे, तो ये एजाइल फ्रेमवर्क तो नहीं है, ये खाली हमें लेआउट देता है किस प्रकार से हम लोग डेटा साइंस के प्रोजेक्ट पे कैसे काम करते हैं, है ना। बाकी हम देखेंगे आगे डिटेल में जब जाएंगे। तो ये कुछ चीज बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। अब मैं कुछ और चीजों पे आता हूँ। डेटा माइनिंग में बता ही चुका हूँ आपको। डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा वेयर हाउसिंग is process for collecting and managing the data from varied sources to provide the meaningful business। डेटा वेयर हाउसिंग का मतलब होता है कि आपका डेटाबेस में कहीं डेटा जमा हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए बैंक की ट्रांसेक्शन हम देखें, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा ना, बैंक का डेटा। गॉट इट। अब उस डेटा को हम डायरेक्ट तो वहां पे काम कर नहीं सकते डेटाबेस में। यदि हमने वहां कुछ चेंज कर दिया, हालांकि वो चेंजेबल होता भी नहीं है, तो वहां में डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा। उसमें क्या होगा, जो डेटा इंजीनियर्स होंगे, हमें जो जो डेटा रिक्वायर्ड है, जो जो वेरिएबल रिक्वायर्ड है, वो जिस फॉर्म में रिक्वायर्ड है, कितना एग्रीगेशन चाहिए। मान लीजिए अपन अमेजोन की बात करें, अमेजोन में एक दिन में अब पर सेकंड उनके थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होती है ना, प्रोडक्ट वाइज भी देखें सब चीजें। तो हमें तो इतना ज्यादा रॉ डेटा चाहिए नहीं, हम उसको एग्रीगेट डेटा लेंगे, डेली सेल्स के हिसाब से चाहिए हमें, इस प्रोडक्ट की डेली सेल्स कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी। तो वो हमें एग्रीगेट करके वो डेटा एक डेटा वेयर हाउस के अंदर हमें दे देंगे, व्हाट इट, डेटाबेस में से, जिसको हम बोलते हैं ईटीएल प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। वो डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा बेस में से, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। हमें डेली फॉर्मेट में चाहिए, हमें इवेंट फॉर्मेट में नहीं चाहिए वो। व्हाट माय पॉइंट। तो डेली फॉर्मेट में एग्रीगेट करके वो पूरा डेटा हमें वहां पे डेटा वेयर हाउस के अंदर लोड कर देंगे। ईटीएल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो ये डेटा वेयर हाउसिंग जो है एक अलग से हो जाता है। एक ये भी डेटा स्टोरेज ही होता है, पर एक अलग से रहता है, जहां से हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। और वहां फिर हम उसको हमारे टूल से कनेक्ट कर सकते हैं, आर से, पावर बीआई से, विजुअलाइजेशन टूल जो भी हुए उनसे, एक्सेल से कनेक्ट कर सकते हैं, हम किसी से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और हम रियल टाइम, यदि उन्होंने कनेक्ट कर रखा है डेटा को, रियल टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, शेड्यूलिंग कर रखी है, तो हमें वो चेंजेस हमारे जो भी हमने एनालिसिस किया वहां मिलते चले जाएंगे। गॉट माय पॉइंट। डेटा वेयर हाउस क्या होता है, दैट इज अ डेटा स्टोरेज, है ना। एक इंटरमीडिएट डेटा स्टोरेज होता है कि जो हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां से वो लोग निकाल के देते हैं, डेटा इंजीनियर्स। गॉट इट। ये डेटा वेयर हाउस हो गया। अब हम फीचर इंजीनियरिंग की बात करें। फीचर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डोमेन नॉलेज, है ना। डोमेन नॉलेज आपको कैसे यूज करना है, इसका एक प्रोसेस है, टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम रॉ डेटा वाया डेटा माइनिंग टेक्निक्स। जब तक आपको डोमेन नॉलेज नहीं होगा, आप फीचर इंजीनियरिंग कैसे करेंगे, कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा, कौन सा वेरिएबल इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, कैसे पता चलेगा। गॉट इट। So that है is ना। why I said that we must have knowledge of every single field to understand what is happening, like what is करेक्ट, coming in front of us. करेक्ट, करेक्ट। So, but how is it possible? I mean, it's so hard. देखिए शुरू शुरू में मुझे भी लगता था वरुणा जी, पर जैसे जैसे हम इस फील्ड में काम करते हैं, जब आप एक दो तीन प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे, चाहे वो असिस्ट में करें या आप इंडिपेंडेंट करेंगे छोटे छोटे प्रोजेक्ट, आपको खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं, हाँ इसमें मुझे ये नॉलेज, पढ़ना पड़ता है काफी, ऐसा नहीं है, समझना पड़ता है, हमें इंटरव्यूइंग करना पड़ता है, वो सब टेक्निक होती है उसकी, कैसे हम वो डोमेन नॉलेज लेंगे। उन्हीं लोगों से लेते हैं हम लोग, Okay. जो स्टेक होल्डर्स है ना, वही हमें नॉलेज देते हैं और वही सॉल्यूशन भी देते हैं। मैं आपको ये बता दूं, मैं तो उन्हीं से सॉल्यूशन निकलवाता हूँ और सॉल्यूशन उन्हीं को टिपा देता हूँ। Right. दिस इज द प्रोसेस, कैसे किया जाता है मैं बताऊंगा आपको आगे, Okay. है ना। Right. हम लोग उन्हीं से प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करवाते हैं, कई बार तो प्रॉब्लम ही नहीं आइडेंटिफाई होती है, भाई ऐसा हो रहा है, इस जगह ऐसा हो रहा है। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी हम उन्हीं से करवा रहे हैं, हमसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इंटरव्यूइंग होती है एक टेक्निक, 5 Ws 5 Ys 5 Hows, ऐसे क्वेश्चनिंग होती है अलग अलग, सो व्हाट। तो अलग अलग फ्रेमवर्क हैं जो हम बहुत अ, चतुराई से Okay. उपयोग करते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ।
उनको पता भी नहीं चलता कि हम उनसे क्या इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। वही हमें प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई, रूट कॉज तक ले जाते हैं प्रॉब्लम की, वही बताते हैं कि ये रूट कॉज है। अननोइंगली वो बता देते हैं, Okay. Right. और हम फिर उस पे उसका कितना इम्पैक्ट होगा ये भी पता कर लेते हैं कि Right. कहाँ कहाँ इम्पैक्ट होगा। भाई जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम यहाँ हो तो उसका इम्पैक्ट उतनी ही जगह में है ना। True. भाई कोई प्रॉब्लम सेल्स को भी इम्पैक्ट करेगी, प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट करेगी, ऐसा होता है ना मल्टीपल वेज में। तो कहाँ कितना इम्पैक्ट होगा ये भी हम पता कर लेते हैं, वो भी उन्हीं से निकलवा लेते हैं, और बाद में उसका सॉल्यूशन भी उन्हीं से निकलवा के उन्हीं को दे देते हैं। Okay. Got it? Right. तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे टेक्निक होती है, कैसे हम इसको उपयोग करते हैं, है ना। हाँ, तो ये सब चीजें बाद में अपन देखेंगे, पहले थोड़ा सा सीख लें, प्रैक्टिकल आपका इंटरेस्ट बन जाए, फिर जब मैं प्रोजेक्ट करवाऊंगा ना, जब मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा उसमें अपन को ये सब करना है। ओके, Right. अपन को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी करना है, वो सब करना है, तो वो सब चीजें अपन देखेंगे। So features can be used to improve the performance of machine learning algorithm. Feature engineering can be considered as applied machine learning itself. अब जैसे मैं वही बता रहा था आपको पाथ ऑप्टिमाइजेशन वाला, उसमें कुछ फीचर्स थे ही नहीं मेरे पास जो जो मुझे जरूरत थी, है ना। तो वहाँ फीचर इंजीनियरिंग हो गई, भाई ये फीचर चाहिए, मैंने उनको बताया। गॉट इट। यदि मैं Right. उस पर डोमेन नॉलेज नहीं होता, मैंने उस पर थॉट प्रोसेस नहीं दिया होता, तो मैं उनसे बहस ही नहीं कर सकता था कि मुझे ये चीज नहीं है साहब, नहीं तो ले लेता डेटा कुछ भी कर कुरा के दे देता। गॉट इट। Right. Right. तो थॉट प्रोसेस देना बहुत जरूरी होती है हर स्टेज पे। आ, जो फीचर इंजीनियरिंग है उसमें हम लोग कुछ टेक्निक यूज करते हैं। इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन क्या होता है, मिसिंग वैल्यूज है ना। कुछ चीजें तो जब हमारे पास फीचर हमने ले लिए, सिलेक्ट कर लिए, अब कुछ फीचर्स के अंदर मिसिंग वैल्यूज है, तो हम मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे किसी चीज से, या तो वो मिसिंग वैल्यू वाले ऑब्जर्वेशन हटा देंगे। एक तो ये टेक्निक हुई। ओके, इज इट क्लियर। Yes, sir. जी जी। मान है ना। डमी, आप डमी इंसर्शंस की बात करें ना। हाँ, देखिए क्या है, मान लीजिए कहीं हमारे पास डेटा है, नेम है, हम्म जेंडर है, एज हम्म है, हम्म इनकम है, जो इस हम्म तरह का है। हम्म ओके, हम्म एज वाले कॉलम में हमारे पास मान लो 1000 ऑब्जर्वेशन का डेटा है, हम्म और एज में करीब 120 ऑब्जर्वेशन में एज मिसिंग है। हम्म यदि आप 120 ऑब्जर्वेशन को हटाते हैं, देर इज हम्म द मोर देन 10% ऑफ 1000 डेटा। करेक्ट करेक्ट। तो जब 10% से ज्यादा या 5% से ज्यादा मिसिंग वैल्यू है, तो हमें वहां कुछ ना कुछ इंप्यूटेशन करना, नहीं तो आपका डेटा कम हो जाएगा, हाँ। मॉडलिंग अच्छी नहीं होगी उसमें। हम्म। तो हम क्या इंप्यूट करें, क्या डेट वहां पे डालें, है ना। Average. तो एवरेज डेट डालें या मीडियन डालें, वही हम्म। सब चीजें हमें आगे देखना है। इम्प्यूटेशन ओके कैसे होते हैं, किस तरीके से हम ओके। कर सकते हैं, है ना। बहुत से होते हैं, बिजनेस लॉजिक भी लगते हैं उसमें, बहुत बहुत से तरीके से करते हैं। हम्म कौन सा ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, हम्म, वही हमें समझना है। जी यही यही है डेटा एनालिसिस की, भाई ऐसा नहीं है कि मीन ही हम रखेंगे, जी 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 जी, समझ गई, मैं समझ गई कि है ना। हमारा पर्पस क्या है, सैंपल क्या है, उसके हाँ बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हाँ सिर्फ एज ही तो एक वो तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक हो गया, हाँ, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हम क्या बता रहे हैं। आई आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड। क्लियर ना। फिर आउटलायर्स भी होते हैं डेटा में। आउटलायर्स वे होते हैं कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, जो काफी डिफरेंट होती है अदर डेटा पॉइंट से। व्हाट इट, इज इट क्लियर। जी वो आउटलायर्स होते Yes, हैं। sir. जी। अब मान लीजिए ये कि पीजी कर रहे हैं लोग साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में पीजी करने वालों की एज हमारे पास आई 40-50 ईयर्स मैक्सिमम, क्योंकि आजकल लोग आफ्टर मैरिज भी अपने बच्चे बच्चे संभालते हैं, उसके बाद फिर रिकंटिन्यू करते हैं स्टडी, जी जी फीमेल्स मोस्टली। जी गॉट इट। जी। तो 45-50 ये हमारा मैक्सिमम एज जा रहा है। फ्रॉम पीजी जो होता है वो 20 साल के बाद एज चालू होती है पीजी का, 20 to 50। अब उसमें सपोज कर लीजिए कि कोई 72 ईयर्स या 70 ईयर्स का व्यक्ति भी पीजी कर रहा है। गॉट इट, इन साइकोलॉजी।
या दो चार और लोग हैं इसी तरह के जो इस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे आउटलायर्स होंगे। गॉट इट? अंडरस्टैंड? हमारा मोस्ट ऑफ द डेटा कहाँ रेंज कर रहा है? 20 to 50। जी जी वेरी फ्यू ऑन द एक्सट्रीम पॉइंट जी which are 72 years or 70 years of age. Got it? तो वो आउटलायर्स को हम we'll कैसे get हैंडल rid करें? of we'll get rid of outliers, or we can include it in data, sir. नहीं नहीं, it हम लोग depends, it depends. Many times we treat it as an outlier. डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, आप किस तरह का एनालिसिस कर रहे हैं, उसको आप एज एन आउटलायर ट्रीट करेंगे या उसको इंक्लूड करके चलेंगे। Got it? It depends on your objective. Got my point? आउटलायर्स को मतलब वो आउट सॉरी प्लीज गो अहेड। no, हाँ, यस यस। रियाज? हाँ, तो सर मैं पूछ रहा था कि वो डिपेंड करता है अपने एनालिसिस पे, राइट? कि हम कौन से एनालिसिस, टाइप का आपका एनालिसिस ऑब्जेक्टिव कर क्या रहे है हैं, हम एनालिसिस का? लोगों का रिजल्ट्स क्या चाहिए उसके लिए, और हाँ फिर उस हिसाब से हम लोग हैंडल करेंगे। तो हाँ, कितने टाइप के आउटलायर्स को कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब अगर वही समझो अपन आगे कि इस कोर्स में देखेंगे। काफी अच्छा। तरीके होते हैं आउटलायर्स को हैंडल करने के, फ्लोरिंग होती है, केपिंग होती है, और भी तरीके होते हैं, है ना? तो वो सब चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे कि आउटलायर को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। पहली चीज तो डिटेक्ट करते आने चाहिए कि आउटलायर है कि भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव के हम्म, अकॉर्डिंग, और उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या लेंगे। जरूरी नहीं है कि जो डिफॉल्ट फार्मूला है उसी से हम इससे ज्यादा वैल्यू आउटलायर होंगी, हम नहीं बोल सकते। हाँ, गॉट इट? मतलब वही के मीन्स और वो हाँ, सारी चीजों से आउटलायर वो डिटेक्ट सब, करना है, और फिर हाँ, और उसको एज एन आउटलायर ट्रीट करना है नहीं करना, और उसका क्या हमें ट्रीटमेंट देना है ना, उस सब चीजों को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ठीक जब प्रैक्टिकल करेंगे मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये आउटलायर है, यदि हमारा ये ऑब्जेक्टिव थे आउटलायर कहलाएगा, ये ऑब्जेक्टिव थे आउटलायर नहीं कहलाएगा। गॉट इट? सो फिर बिनिंग, बिनिंग आप सब लोग जानते हैं बिनिंग क्या होता है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 बाइनिंग हम करते हैं ना। गॉट इट? क्लास इंटरवल्स। नहीं सर, जी नहीं जी समझा मैंने। भाई आपके पास कंटिन्यूस डेटा है एज का, हाँ, आप राइट। क्लास इंटरवल बना रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये बाइनिंग होगी। तो मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ डेटा की। ग्रुपिंग कर रहे हैं। ओके, ओके, वेरी लेकिन वेल। ग्रुपिंग करके मेरा क्या मतलब उसमें बेनिफिट होगा, डेटा मतलब एक्सपर्टी एनालिसिस में डेटा क्या? एनालिसिस जब हम करते हैं, जब भी हम एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस करते हैं जिसमें वाइवेरिएट जब भी हम करते हैं, तो उसमें बिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंटिन्यूस डेटा को। यदि आप सेल्स को वो करना चाह रहे हैं, तो ऑप्टिमाइज करना सेल्स को चाह रहे हो तो? आप पैटर्न को समझना चाह रहे हैं, तो आप यदि ओके। एज से सेल्स को कंपेयर करते हैं, एक तो आप सीधे सीधे स्कैटर प्लॉट बना लेंगे, है हाँ, ना? स्कैटर प्लॉट से आपको बहुत दिग्जेक पैटर्न मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। गॉट इट? राइट। मोस्टली आप क्या करेंगे, यदि बेनिंग कर देते हैं एज को 0 to 10, 10 to 20, तो आपको समझ में आएगा इस एज ग्रुप के लोग ज्यादा इस चीज को वो कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस कर रहे हैं, ये एज ग्रुप के इसको ज्यादा परचेस कर। गॉट माय पॉइंट? या चाहे वो कैटेगरिकल के साथ करो, चाहे वो न्यूमेरिक डेटा के साथ करो, तो बिनिंग हमेशा कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ होती है। गॉट इट? एज हुआ, सेल्स हुआ, इनकम हुई, है ना, इसको हम बाइनिंग करते हैं ना। अभी और अपन नॉन करेंगे कंटिन्यूस इसको। डेटा में क्या क्या आता है सर? कैटेगरिकल डेटा जो होते हैं मोस्टली वो नॉन कंटिन्यूस होता है। जैसे कि कैटेगरिकल डेटा, यदि अपन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा देखेंगे, कल हम वही करने वाले हैं कि इसमें कैटेगरिकल में दो तरह का डेटा आता है, एक नॉमिनल होता है, एक ऑर्डिनेबल होता ऑर्डिनल होता है, राइट। है ना, ऑर्डरेबल जिसको हम बोलते हैं। तो नॉमिनल डेटा में जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये नॉमिनल है। इसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते, 1 2 3 दे सकते हैं क्या? मैं आपको ऑर्डर देने का बोलूं तो आप क्या करोगे रियाज? आप 1 मेल को दोगे, 2 फीमेल को दोगे, 3 ट्रांसजेंडर को दोगे। अफसान जो है वो 1 फीमेल को देगा, 2 किसी और को देगा, 3 ऐसे ही वरुणा, ये सब अलग अलग ऑर्डर देंगे ना, कोई जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म ऑर्डर हो। हाँ, बाइनरी वैल्यू नहीं हो सकती है 0 1 0 1 0 1 ऐसा? नहीं, वो बाद में होगी। आप बोल रहे हैं वो होती है, अच्छा, वो होती है मॉडलिंग में होती है। ओके जब ओके। मॉडलिंग करते हैं ना, डमी वेरिएबल्स बनाते हैं उसके, तब होती है बाइनरी, हाँ, तब होती है, अभी नहीं। अभी तो अपन वही बात कर रहे हैं, अभी तो अपन डेटा को समझ रहे हैं ना जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, है ना? अच्छा वो अच्छा। अपन आएंगे उस पर। तो एक तो ये हो गया ऑर्डरेबल डेटा, जैसे अपन
एजुकेशन लेवल की बात करें तो एजुकेशन लेवल को यदि मैं रैंडमली भी लिख दूं, प्राइमरी, फिर मैंने पीएचडी लिख दिया, डॉक्टरेट, फिर मैंने हाई स्कूल लिख दिया, फिर मैंने इलिटरेट लिख दिया, ऐसे मैंने रैंडमली लिख दिया और मैं आपसे बोलूं कि इसको ऑर्डर करो, तो सब एक जैसे ऑर्डर करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ भाई इलिटरेट को सभी 1 लिखेंगे, प्राइमरी को 2 लिखेंगे, मिडिल को 3 लिखेंगे, हाई स्कूल को 4 लिखेंगे, इंटर स्कूल को 5 लिखेंगे, डिग्री को 6 लिखेंगे, ग्रेजुएशन को, पीजी को 7 लिखेंगे और पीएचडी को 8 लिखेंगे। लिखेंगे सब सेम पैटर्न में लिखेंगे, ऑर्डरेबल है वो। गॉट इट? तो वही चीज है, अभी अपन जब क्लासिफिकेशन समझेंगे डेटा को तो बहुत सी चीजें, ऑर्डरेबल डेटा है, डिस्क्रीट डेटा होता है, कंटिन्यूस डेटा होता है ना, ये सब अपन स्केल वगैरह सब अभी अपन देखेंगे आगे, ये अपन उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लॉग ट्रांसफॉर्म भी होता है कई बार, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, लॉगरिथम आपने, मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में आपको कि डेटा का स्केल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लॉग ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, और भी जेट ट्रांसफॉर्म भी होता है, और भी तरीके ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, वो हम देखेंगे। 1 हॉट एनकोडिंग जिसको हम बोल रहे हैं, बाइनरी जिससे किया जाता है, 0 1 हॉट एनकोडिंग होती है। ग्रुपिंग ऑपरेशंस होते हैं, फिर ग्रुपिंग ऑपरेशन कैटेगरिकल के, फीचर स्प्लिट होते हैं, हम फीचर को स्प्लिट भी कर तो सकते हैं। ये बिनिंग से कैसे डिफरेंट है सर? है ये ग्रुपिंग ऑपरेशन बिनिंग से ग्रुपिंग कैसे डिफरेंट है? कैटेगरिकल के लिए हो रहा है और बिनिंग कंटिन्यूअस के लिए हो रहा है। ओके 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 ओके, आपने 2-3 कैटेगरी को एक उसमें ग्रुप में ले लिया, फर्नीचर मान लिया, हाँ टेबल चेयर ये अलग अलग थे, आपने उसकी ग्रुपिंग कर ली, फर्नीचर में कर ये ली। बिनिंग हो गया। हाँ, ये ग्रुपिंग हो जाएगा ना। अच्छा ओके गॉट इट? ग्रुपिंग हो जाएगा। ठीक है। इज इट क्लियर? सर रेंज इज बिनिंग ना? हाँ, रेंज 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 इज बिनिंग, और ये जो आपने फर्नीचर बोला दैट इज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग, आपके पास टेबल है, चेयर है, ये सब फर्नीचर का आपने ग्रुप कर दिया। दूसरा ग्रुप अपने ऑफिस जो स्टेशनरी है उसका कर लिया, पेन हुए, मार्कर हुए, आपका पेपर्स हुए, ये स्टेशनरी हो गया, ये ग्रुपिंग होगी ना। व्हाट इट? तो जैसे मान लीजिए कि Yes, हम sir. जेंडर के स्केल वाले क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ, हमने एक रख लिया मोबिलिटी, मोबिलिटी हम्म, में हमने 5 क्वेश्चंस बना लिए ठीक है, और उसका हमने स्केल दे दिया 1 to 5। हाँ, तो उसका वो जो स्कोरिंग होगा, हम्म, 0 to 5, 0 being minimum and 5 is maximum, तो 25 के अंदर हमारा आएगा। हाँ, और उसको फिर हम कैटेगरी बनाएंगे 3 में, वही है ना ये लॉग ट्रांसफॉर्म? नहीं नहीं, लॉग ट्रांसफॉर्म अलग चीज है, अच्छा वो मैं आपको बताऊंगा लॉग ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। ओके, ठीक है, तो जो मैं लॉगरिथमिक बोल रही थी वो स्केलिंग में आएगा? वो जो स्केलिंग में आएगा, वो स्केलिंग स्कोरिंग जो करते हैं ना हम लोग, हाँ उसमें हाँ आता है। मीन स्कोर भी लेते हैं और सम स्कोर भी लेते हैं हम उसमें, कई बार जो आप पूछ रहे हैं उसमें। हाँ, मतलब 25 को 3 स्कोर में कर देंगे, 1 से 7, 7 से 15 और 15 हाँ, से 25। उसमें अपन फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल ले लें हम्म तो 3 कैटेगरी बन गई। फर्स्ट हम्म क्वार्टाइल के नीचे वाले लो हो गए, हम्म फर्स्ट से थर्ड क्वार्टाइल के बीच वाले मीडियम हो गए, और थर्ड क्वार्टाइल के ऊपर वाले अपन हाई मान लें। हाई होगी, तो वो इस प्रकार, स्केलिंग है। हाँ, वो ठीक। ऐसे कर सकते हैं अपन उसको। हम्म, उसमें और भी टेक्निक्स होती हैं, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन, जी है ना, किस तरह का डेटा है क्या है, तो उसमें अलग अलग हम लोग यूज करते हैं। कई बार हम फीचर भी स्प्लिट करते हैं, फीचर स्प्लिट करते हैं, मान लीजिए आपके 2 फीचर कंबाइन करके लिखें, तो हम एक फीचर से 2 फीचर बना लेते हैं। हम्म व्हाट इट? वो बहुत सिंपल चीज है। मान लो नेम एंड सरनेम है ना, तो दोनों को अलग अलग कर दिया। व्हाट इट? हम्म इज इट क्लियर? जी अब सर। सरनेम हमने इसलिए अलग किया कि हमें कॉस्ट पता करनी है लोगों की, किस कॉस्ट के लोग का क्या टेस्ट है, क्या खाने पीने का। गॉट माई पॉइंट? या उनका उनकी पसंद नापसंद क्या है, तो हमें जब सरनेम लेंगे तभी आएगा ना वो खाली। गॉट इट? ठीक है या तो वो फीचर स्प्लिट हो जाता है। स्केलिंग जो होती है, वही जो आप बात कर रहे थे अभी, स्केलिंग वाली, वो वही चीज है कि स्केल हम लोग कैसे उसको स्केलिंग में कन्वर्ट कर। ठीक है, मैं बताऊंगा जब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करूंगा। तो एक्सट्रैक्टिंग डेट, डेट को हम कैसे निकालेंगे, डेट वाला डेटा डिफरेंट होता है, और जियो स्पेटियल जो डेटा होता है वो भी डिफरेंट तरीके से ट्रीट होता है, तो वो भी अपन देखेंगे। वो बात की चीजें हैं।
अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है फीचर सिलेक्शन। फीचर इंजीनियरिंग तो समझ में आ गया कि हमें ये करना है उसमें। अब फीचर सिलेक्शन इज वन ऑफ द कोर कंसेप्ट इन मशीन लर्निंग विच hugely impact the performance of your model। अब फीचर सिलेक्शन हम कैसे करेंगे? देखिएगा, पहली चीज जब हम एक्सप्लोर एडीए पढ़ेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पढ़ेंगे, इसमें जब हम यूनिवेरिएट एनालिसिस पढ़ेंगे, यूनिवेरिएट एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि वी वांट टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नेचर और बिहेवियर को समझने के लिए हम यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं। यदि कोई फीचर किसी वेरिएबल का कॉफिशिएंट या वेरिएंस की मैं बात कर लूं, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम है, वो डेटा ज्यादा डेविएट नहीं हो रहा है मीन से, ओके, बहुत कम डेविएट हो रहा है, तो वो डेटा बहुत कम इंफॉर्मेटिव होगा हमारे लिए। व्हाट माय पॉइंट? समझ रहे हैं आप लोग? सर ये दोबारा रिपीट करिए। देखिए, कोई डेटा है, हाँ जी। यदि मेरे पास एक डेटा है, कांस्टेंट डेटा है 26 26 26 26 ऐसा ही है पूरा कॉलम, हाँ तो कुछ बताएगा ही नहीं मैं। कुछ बताएगा नहीं, इंफॉर्मेटिव नहीं है वो। करेक्ट। यदि मेरे पास डेटा है 26 27 28 26 27 28 इस तरह का ही डेटा है, ये कम इंफॉर्मेशन देगा मुझे। लेकिन देगा। इसमें मुझे ये समझ में आएगा कि किसका मतलब इसमें एक इंक्विजिटिवनेस होगी कि 26 किसका है, 25 किसका है, 27 पर इंफॉर्मेशन उतनी नहीं। जब मॉडलिंग करेंगे हम, जब मॉडल बनाएंगे, प्रेडिक्टिव मॉडल बनाएंगे, प्रेडिक्टिव मॉडल में हम उन वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं जो ज्यादा इंफॉर्मेटिव। ओके। व्हाट माय पॉइंट? हाँ जी। यदि हमें कोई 2% ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम लोग इसमें क्या करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। जी जी जी। जिसका कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मान लीजिए किसी वेरिएबल का कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.02 है, जी। तो 0.02 हम सारे वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट और कंटिन्यूस वेरिएबल, डेविएशन फाइंड करेंगे क्या? कंटिन्यूस Continuous वेरिएबल का variables का। रियाज, खाली कंटिन्यूस वेरिएबल का, ओके। कंटिन्यूस न्यूमेरिक वेरिएबल। गॉट इट? जी। कैटेगोरिकल वेरिएबल का भी नहीं फाइंड करेंगे? कैटेगोरिकल का अच्छा, अलग तरीके से करते हैं, वो जब हम करेंगे यूनिवेरिएट एनालिसिस तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ खाली मैं समझाने के लिए कि फीचर सिलेक्शन में एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाह रहा था मैं। तो इसमें जिसका स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, उन वेरिएबल्स को हम वहीं हटा देते हैं, हमारे सिलेक्शन में नहीं लेते हैं, मॉडल में नहीं लेते। मॉडल में नहीं लेते, हम वहीं ड्रॉप कर देंगे। ईडीए के टाइम में, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के टाइम में ड्रॉप कर देंगे, इसको आगे लेके ही नहीं जाना है। जिसका बहुत ज्यादा है, मान लीजिए जो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0 से 1 के बीच में होता है ना, 1 के करीब है, 0.98, आउटलायर की तरह होगा। हाँ बहुत करेक्ट, यही मैं आप लोगों से आंसर आते हैं इस तरह के, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपने थोड़ा थॉट प्रोसेस दिया। आउटलायर है उसमें, अनप्रिडिक्टेबल है। आउटलायर का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल। व्हाट माय पॉइंट? तो हमें पैटर्न से हट के जा रहा है। हाँ, तो हमें उस वेरिएबल की आउटलायर को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। गॉट इट? तब हम उस वेरिएबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे मॉडल में रख सकते हैं। मतलब दैट इज फीजिबल फॉर सिलेक्शन, लेकिन उसको थोड़ा ट्रीट करके करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट करके और फिर लेना पड़ेगा। गॉट इट? तो समझ में आ सबसे गया? बेस्ट लाइक हम लोग उसका स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो सबसे इंफॉर्मेटिव वो तो है जिसमें 0.98% का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, वो तो आउटलायर्स में हो गया। तो बेस्ट केस क्या होगा, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा बेस्ट केस इंफॉर्मेशन 0.82 0.83 0.84 0.85 तक अच्छा है, 0.9 तक भी ठीक है, पर बहुत ज्यादा है, यदि 1 के बहुत करीब है, 0.95 के ज्यादा है, तो फिर हम आउटलायर तो चेक करेंगे उसकी, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है। वो कब क्या, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना, कब क्या कांड कर दें, है ना, अपन को नहीं पता रहता, छोटे बच्चे हैं, कब क्या कांड कर दे, कहाँ कुछ तोड़ दिया उन्होंने घर में आए अपने, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं ना कहीं छोटे बच्चे, आपने देखा होगा। अंडरस्टैंड? और ये भी मुझे पूछना था सर कि वो एक वेरिएबल है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम है, हाँ, लेकिन वो वेरिएबल हमारा एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको चाहिए वो वेरिएबल, तो हम हाँ, उसको फिर रख डोमेन सकते हैं नॉलेज या वाला बात आ जाता है। ये डोमेन नॉलेज के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे।
उसका फिर ट्रीटमेंट लेकिन हम किस तरह से करेंगे वो देखना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा, उसको हमें देखना पड़ेगा कि भाई हम डोमेन नॉलेज के हिसाब से मॉडल में तो ले रहे हैं, पर मॉडल में यदि उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है टारगेट वेरिएबल पे तो ठीक है, अदरवाइज वो वहीं ड्रॉप हो जाएगा मॉडल बनाने में। व्हाट इट, यहाँ अच्छा, ड्रॉप हम नहीं यहाँ करेंगे हम। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। Coefficient. ओके। क्या होता है कई बार हम ईडीए पे ड्रॉप नहीं करेंगे यदि वो इंपॉर्टेंट है और हमारा स्टेक होल्डर बोल रहा है नहीं सर ये वेरिएबल तो लेना है, तो हम ईडीए में ड्रॉप नहीं करेंगे उसको एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस के टाइम, हम उसको मॉडल तक लेके जाएंगे। हाँ, मॉडल ड्रॉप करेगा ना, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मॉडल जब भी देखेगा नॉन सिग्निफिकेंट है तो हमें इंडिकेट कर देगा कि भाई नॉन सिग्निफिकेंट, इसको हटाओ। गॉट इट। तो सर ये प्रोसेस रिटरेटिव होता है कि हम आगे लेके जाते हैं, फिर उसको ड्रॉप करना पड़ता है, फिर हम हाँ, मॉडल के अंदर ड्रॉप किसी होता और को है, पिक नहीं फिर वापस नहीं आना पड़ता है। ईडीए हो गया ना, फिर आप जब मॉडलिंग में चले गए तो वहीं ड्रॉप होते जाते हो, अच्छा, ओके 1 by 1 ड्रॉप होते चले जाते हैं। ओके मान लीजिए मेरे पास 150 140 वेरिएबल्स, जी। मैंने ईडीए किया, ईडीए में मैंने 40 वेरिएबल्स ड्रॉप कर दिए, अब 100 बचे। 100 वेरिएबल लेकर के मैं गया अपने मॉडल में, मॉडल मेरा जो है वो 15 वेरिएबल ही सिग्निफिकेंट मान रहा है, बाकी वेरिएबल सिग्निफिकेंट ही नहीं है, तो उसने सब ड्रॉप कर दिए। मेरे पास लास्ट में बचे कितने, 15 बचे। 15 वेरिएबल्स, ओके। गॉट इट। सर थोड़ा इररेलेवेंट क्वेश्चन है। आइडियली अगर हम कोई मॉडल बना रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होने चाहिए कि कम? मतलब विच इज अ मोर रिलायबल मॉडल? कम होना चाहिए, कम होने चाहिए, कम होना चाहिए। बिकॉज उसका मतलब है कि इनका इम्पैक्ट ज्यादा है हाँ, ऑन द आउटपुट। ओके ओके। क्योंकि आप ज्यादा वेरिएबल लेंगे तो वो मॉडल में प्रिडिक्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कोई काउंटर कर रहा होगा। हाँ कोई ना कोई काउंटर कर रहा हो। जी। तो हम बहुत तरीके से हटाते हैं, कुछ वेरिएबल सिग्निफिकेंट होते हैं पर वो आपस में हाईली कोरिलेटेड होते हैं कई बार वेरिएबल। जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ जी टारगेट जी की जी नहीं। जी जी तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कुछ वेरिएबल्स मान लीजिए उनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.92 0.95 इस तरह का है, हाई है मतलब। हाईली कोरिलेटेड है, तो दोनों सेम इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे ना टारगेट वेरिएबल को ऑलमोस्ट, क्योंकि एक दूसरे का बाय प्रोडक्ट टाइप ही दिख रहा है। हाँ। तो जी। ये प्रॉब्लम कहलाती है मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम, हम्म प्रॉब्लम ऑफ ठीक है, आप मल्टी मतलब कोलिनियरिटी। वेटेज बढ़ा रहे हो एक ही चीज का। हाँ, तो हम क्या करते हैं उसमें से एक वेरिएबल को ड्रॉप करते ड्रॉप कर। हैं, ऐसे भी वेरिएबल वो उसको वीआईएफ वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर हमारा एक मेजरमेंट होता है, हम उसको मेजर करके और उसको ड्रॉप करते हैं। किसको ड्रॉप करना, अब दोनों में से भी आपके पास चॉइस है ना, ए को करूं या बी को ड्रॉप करूं, हम्म है ना। तो वो चीज के लिए वीआईएफ निकालते हैं, वीआईएफ बताता है कि नहीं ए को नहीं बी को ही करना है, वो हाँ, बताएगा आपको किसको करना ये है। मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि दोनों में से किसको, कि हाँ, कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है वो फिगर आउट करते होंगे और फिर हाँ, इफेक्ट को हटाते होंगे। ओके वही ओके। ओवरऑल देखते हैं उनके इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल के साथ भी। आपस में तो ठीक है 0.92 था, पर ओवरऑल क्या है, जी जी। दूसरों के साथ ग्रुप में मिलके कैसा इफेक्ट डाल रहा है। ओके। तो उससे वीआईएफ वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर बोलते हैं हम उसको, वो निकालते हैं और वो बताता है कि यार ये कम कर रहा है ग्रुप में और ये ज्यादा कर रहा है, तो जो ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है हम उसको रखेंगे, जो कम कर रहा होगा इंपैक्ट टारगेट वेरिएबल की तरफ ग्रुप में उसको हटा देंगे। गॉट इट। जी थैंक यू। ये चीजें होती हैं। तो फीचर सिलेक्शन आपको समझ में आ गया क्या होता है, क्लियर? यस सर। ना, फीचर सिलेक्शन जो होता है वो मॉडलिंग के टाइम ज्यादा यूज करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग में तो हम लोग ईडीए में ही सब हटा बुटू देते हैं। गॉट इट, मोस्टली। ओके, और ये हम फीचर सिलेक्शन जो है मॉडलिंग के टाइम भी हम लोग काफी कुछ जो लेस इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट डाल रहे हैं उनको हटाते जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ डिटेल दिया हुआ है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा ड्राइव पे, ड्राइव के लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करिएगा, इसको फुर्सत में पढ़िएगा आराम से। और अपन वीक में एक दिन डाउट का भी सेशन रखेंगे, 6 डेज में से एक दिन। आज तो मैंने संडे रख दी, बाकी आप लोग जैसा डिसाइड करेंगे कि अपन को संडे रखना किसी और दिन ऑफ रखना है तो आप लोग बताइएगा, है ना। अपन उस हिसाब से एक दिन संडे मतलब एक दिन वीक में ऑफ रखेंगे और एक दिन अपना डाउट सेशन रहेगा। जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी जो मैं आपको भेज रहा हूँ, कुछ भी चीजें मैं आपको स्टडी मटेरियल भेज रहा हूँ, उसके जो भी आपको डाउट होते हैं
वो आप नोट करिए और उस दिन अपन लोग उस चीज को, या नेक्स्ट डे भी आप लोग पूछ सकते हैं, जैसे आज कुछ पढ़ाया उसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ लें। कई बार आपने लेट पढ़ा, 3 दिन बाद पढ़ा, तो फिर उसको अपन अब क्योंकि फिर वो पेस बिगड़ेगा टीचिंग का, इसलिए वो अपन एक दिन रख लेंगे। हाँ, यदि आप नेक्स्ट डे पूछ रहे हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है। ओके, गॉट इट। ठीक हो गया। यस सर। तो ये आज के हिसाब से मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। कल हम इसमें आगे आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस को समझेंगे, और कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे काफी कुछ। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हम लोग इसमें सभी तरह के एनालिसिस की स्टडी करना है, डिस्क्रिप्टिव करना है, इन्फ्रेंशियल करना है, प्रेडिक्टिव करना है। तो हम ये देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव में हम लोग यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट कैसे करते हैं एनालिसिस, है ना। तो उसके लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या उपयोग है। हमें फार्मूले से कोई लेना देना नहीं है कि मीन कैसे निकलता है या मीडियन कैसे निकलता है, मोड कैसे निकलता है, हमें फार्मूले के पीछे जाने ही, ठीक है। हम सिंटैक्स यूज करने वाले हैं सब जगह। तो हमें खाली उसके इंटरप्रिटेशन मालूम होना चाहिए कि भाई कहाँ मीन लगेगा, कहाँ मीडियन यूज होगा, यूसेज मतलब यूसेज क्या होगा, यूसेज क्या होते हैं वो मालूम होना चाहिए, है ना। सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स हमें मालूम होना चाहिए। तो हम वही कंसेप्चुअल पार्ट की बात करेंगे पूरे सेशंस में। डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन देखेंगे हम लोग, रेंज से लेकर के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तक, कितने तरह से डिस्पर्सन, कहाँ कौन सा डिस्पर्सन इंपॉर्टेंट होता है वो हम देखेंगे। कोरिलेशन एनालिसिस देखेंगे डिफरेंट तरह के, कैंडल ताऊ हुआ आपका, स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन हुआ, कार्ल पियर्सन हुआ, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या डिफरेंट तरह के जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं, अलग अलग डेटा के साथ अलग अलग कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाले जाते हैं। ऑर्डिनल डेटा होगा तो ऑर्डिनल डेटा के साथ आप कार्ल पियर्सन नहीं ले सकते, गॉट इट। आपको किंडल ताऊ लेना पड़ेगा बिल्कुल। ना, या फिर आपको स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन लेना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि हमें समझना रहता है कि किस तरह का कोरिलेशन हम लोग वहां पे निकालेंगे। और ये सब के लिए हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हमें खाली इनके कंसेप्ट समझना है। इसके सब सिंटेक्स हमारे पास आर में है, हमें खाली वेरिएबल डालना है, सिंटेक्स, और सिंटेक्स भी आप टाइप करते हैं इमीडिएट वो पूरा सिंटेक्स दे देता है। इसमें वेरिएबल हमें डालना है, वो सब बता देता है कौन सा वेरिएबल क्या, किस तरह का वेरिएबल डलेगा, वो डाला अपन ने, एंटर किया, वो आउटपुट दे दिया उसने, ठीक है। तो ये सर चीजें वो उसको भी एक्सेल के फॉर्मूले की तरह याद करना पड़ेगा ना। बहुत सिंपल है, स्क्रिप्ट रहती है इसमें। इसमें प्रीति जी स्क्रिप्ट रहती है, तो मैं आपको स्क्रिप्ट शेयर करूंगा। अच्छा। एक्सेल में स्क्रिप्ट नहीं होती है, एक्सेल में आप भूल जाते हो। आज आपने सीखा, एक्सेल में वो होता है ना सर, फंक्शन से इंसर्ट करो तो फंक्शन दिखाता है, मीन पर डाल देता है, दिमाग में नहीं फिर आता ना कई बार कि कौन सा फंक्शन करना है। एक्सेल में ये एक हाँ प्रॉब्लम है। बातें फटाफट कर लेती आर हूँ में ऐसा बट नहीं है, मैं आर में भूल पूरी जाती हूँ। स्क्रिप्ट मैंने आपको दे दी ना, आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगी हम्म, कि भाई यूनिवेरिएट एनालिसिस में क्या क्या करना है। पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आपको स्क्रिप्ट रन करना है बस। हम्म। तो वो आपके पास परमानेंट है, आपको कोई टेंशन और ही वो नहीं है हर चीज की। कंसेप्चुअल है ना सर, वो कंसेप्चुअल है ना, दैट यू इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू हाँ, डू तो ओके। तो आर में एक यही बेनिफिट है, आर आप कभी भूलेंगे नहीं। एक्सेल तो मैं भी भूल जाता हूँ, मैं जब सेशंस होते हैं तब मुझे रिव्यू करना पड़ता है हमेशा, कारपोरेट ट्रेनिंग में। मैं बिना रिव्यू करे एक दिन में पूरा रिव्यू कर लेता हूँ, तब दूसरे दिन ट्रेनिंग देने जाता हूँ। तो काफी चीजें स्किप हो जाती हैं, अपन लंबे समय से नहीं पढ़ाया 2-3 महीने तो भूल जाते हैं चीजें। आर में ऐसा नहीं है, आर में तो स्क्रिप्ट है, सीधे उठाई रन कर दी, सब तो सिंटेक्स। आर में प्रवीण जी आप बोल रहे थे कि हम क्वालिटेटिव भी करते हैं, तो क्या हाँ, मतलब उसमें वो वर्ड बकेट कर लेता है, कैसे कर लेते हैं मतलब इज दिस उस, इनफ फॉर बोथ? हम एफजीडी कर रहे हैं तो उसकी भी हम एनालिसिस हाँ रन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम्म, जो स्टॉप वर्ड्स हैं उनको सबको हटा देता है वो, प्रीपोजिशन कंजंक्शन सबको हटा देता है, जो मीनिंगफुल वर्ड्स So हैं I वही रहते can't hear हैं। you. हेलो, हाँ, मुझे आवाज ही नहीं आ रही पिछले 15 मिनट से। नहीं आ रही है आपको? बट आवाज तो बहुत ही क्लियर है। ये सब क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वरुणा ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एनालिसिस जो है आर पे कैसे होगा। हेलो, हाँ, वरुणा, आर यू गेटिंग Yes, माय yes. वॉइस? वरुणा थोड़ी सी परेशान रहती है। नहीं वरुणा, क्योंकि
उन्होंने बताया था काउंसलिंग में है, तो हाँ हम बिजनेस एनालिटिक्स की तरफ जाते जा रहे हैं, तो इसलिए वो शायद महसूस सही है। करते हैं। इसको मैं लिख दूं ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ, हाँ तो रिप्लाई आ जाए। वरुणा, एम आई ऑडिबल? यस वरुणा। म्यूट पर है। वरुणा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ ना। ओके, शायद No, sir, रीजॉइन। you're not audible. आई एम नॉट ऑडिबल। But you I are tried audible to to rejoin, in fact. कैन यू रीजॉइन Yeah. वरुणा? No, it's okay. You kindly carry on and share this recording with me. I'll listen to it. ओके ओके, करेक्ट करेक्ट। Sorry to disturb you. नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, अपन एक ही ग्रुप में है ना, और कोई इशू नहीं किसी को। हम लोग बहुत डिस्टर्ब करेंगे, समझ नहीं आएगा तो नहीं नहीं, ऐसे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक कोई दूसरे दिक्कत नहीं है। हम मैं, भी उन्हीं में से हैं। आप लोग तो मुझे प्रीति जी तो जानते हैं, मेरे ट्रेनिंग में पेशेंस 10 बार पूछे 10 बार बताऊंगा, है ना, बिल्कुल सर, तो ऐसे ही वो है। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो हाँ, अपन किस उस पे थे अभी? आर में हम लोग आर आर क्वालिटेटिव में, हाँ। एनालिसिस की बात कर रहे थे। तो आर में पूरी स्क्रिप्ट रहेंगी आपके पास, वो स्क्रिप्ट को खाली रन करना है। डेटा सेट दे दूंगा, स्क्रिप्ट दे दूंगा। अभी हम जब पहले थोड़ा थ्योरी कर लें 2 दिन, कल और परसों, और उसके बाद हम आर चालू करेंगे। ठीक ठीक। फिर ठीक है बाकी की भैया। थ्योरी हम चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। जैसे हाँ, तो पहले हम मतलब खाली हमें स्टैट्स भी बहुत अच्छा नहीं आता, तो आर के साथ स्टैट्स भी कराएंगे ना? स्टेट साथ में, पहले 2 दिन थ्योरी चलना है अपन को। पहले हम ठीक है, यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए थ्योरी करेंगे खाली। ठीक है। ईडीए जो है ना, हाँ यूनिवेरिएट हाँ, एनालिसिस, मीन और मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसी को समझेंगे जी हम पहले। जी और इसके जी, बाद हम ईडीए करना सीखेंगे, इनका ईडीए आर पे कैसे होता है। ठीक है। तो आपको बेसिक आर में बताना चालू करूंगा कि आर में बेसिक सिंटेक्स कैसे, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं आर में। प्रोजेक्ट हम्म फोल्डर जो होता है ना, हम्म हर फोल्डर आपको अलग बनाना पड़ेगा। हर प्रोजेक्ट आप अलग फोल्डर में ही रखोगे इसके डॉक्यूमेंट्स। हम्म भाई अपन हम्म, फोल्डर बनाते हैं ना कंप्यूटर में, हाँ 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 कि भाई ये फोल्डर इस चीज का, ये फोल्डर, तो ऐसे ही आर में प्रोजेक्ट होते हैं। तो हाँ, ठीक प्रोजेक्ट है का मतलब होता है फोल्डर। ठीक है। तो फोल्डर अपन असाइन कर देते हैं आर को। हम्म तो आप जैसे ही उस आर के उस प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे, तो उस फोल्डर की पूरी चीजें वहां साइड में आ जाती है हमारे पास। ओके। उस फोल्डर में क्या क्या है, डेटा सेट वगैरह सब उस फोल्डर में है। तो हम हम्म जब भी रीड करेंगे तो हमें पाथ चेंज नहीं करना पड़ता। नहीं तो डेटा सेट कहीं और रखा है और प्रोजेक्ट आपका कहीं और से चल हाँ रहा है, हाँ हाँ, तो तो वो फिर बार आपको पाथ चेंज करना पड़ेगा हम्म डेटा को रीड ये करने के कहाँ लिए। से रीड डेटा भैया करेगा? यहाँ से रीड करके लाओ। हम्म। तो वो सर, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट के ये लिए एक क्वेश्चन। हाँ। अब अगर हम इफ यू गेटिंग टू द क्लोजर ऑफ द सेशन, तो मेरे थोड़े से क्वेश्चंस और हैं सर। मेरे जैसे दो। अच्छा, प्रीति, यू वांट टू गो फर्स्ट? You go first. I have two questions. Very small, quick question. One कि क्या आर हम मैकबुक पे चला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नो यस इशू। सर। जब और डाउनलोड दूसरा, करेंगी तो आर स्टूडियो जब डाउनलोड करेंगी आर तो ओपन सोर्स है, हाँ ओपन सोर्स है, मैकबुक पे चलेगा। और मैकबुक पे भी चल। दूसरा उसके लिए कि आपको क्या करना है, पहले आर प्रोग्रामिंग डाउनलोड करना है। हम्म, मैं उसके लिंक दे दूंगा आपको। जी आर प्रोग्रामिंग के बाद फिर आपको आर जो है स्टूडियो डाउनलोड करना है। आर ओके। प्रोग्रामिंग जो है वो अपना किचन है, हम्म और आर स्टूडियो जो है वो अपना रेस्टोरेंट है, सिटिंग एरिया, हम्म जब हम फ्रंट काम करेंगे, फ्रंट एंड में जीयूआई यूजर जिसको बोलते हैं। इंटरफेस और बैक हाँ, एंड। ये और आईडी है ना, ठीक है। इंटरेक्टिव अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और वो जो है, हम्म, ठीक है। और इज इट दूसरा क्लियर? था कि क्या आर के लिए एक्सेल आना जरूरी है? नहीं, बस कोई मेरे जरूरत नहीं, क्वेश्चंस कोई खत्म। जरूरत नहीं, कोई आपको प्रिलिमिनरी कुछ भी नहीं चाहिए उसमें आर में। आपको यदि जीरो नॉलेज हो ना कोडिंग का, हम्म तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। पर अगर कोडिंग का नॉलेज हो तो आप पटक तो पटक थोड़ा सा दिक्कत होगी, ये क्योंकि अनलर्न कर पाइथन में अलग सकते प्रकार हैं। से करते हैं, आर में अलग डेटा टाइप्स होते हैं। जी तो जी। डेटा टाइप्स के नाम डिफरेंट हो जाते हैं, चीजें वही रहती हैं थोड़ा सा, तो वो दिक्कत होती है। तो सर, ठीक। सो मेरा हाँ, क्वेश्चन ये था कि तो जो प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में है वो उसमें
अलग अलग डेटा शीट्स हैं, कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, बहुत ही अनक्लीन और क्या इनसफिशिएंट डेटा सेट्स हो सकते हैं। तो क्या हम उस तरह के प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल, इसमें? पर पहले अपन ये सीख तो लें, ये वाला हाँ हाँ पार्ट सर, ईडीए। मतलब मेरा मतलब वही है कि हाँ, वो सीखने के लिए हम ये स्टार्ट कर सकते हैं इससे आफ्टर आफ्टर 10 डेज, ठीक है। आफ्टर 10 डेज आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डेटा है, इसमें ये चीजें, मैं इसमें हम्म, ऐसे करके इसको क्लीन करूंगी। हाँ ओके। फिर वहां आप कहीं स्टक होते हैं तो यू कैन हाँ अप्रोच मैं मी। सर करना इसलिए चाह रही हूँ लाइव के साथ, क्योंकि हम्म तो क्या होता है ना, यू आर अचीविंग समथिंग। मैं डमी सेट हम्म, के साथ नहीं काम करना चाह रही करेक्ट कि अगर करेक्ट। हम लाइव प्रोजेक्ट के साथ करते हैं तो क्या होता है कि आप जूझते हो बिकॉज यू वांट टू सॉल्व इट। पर एक्चुअली इशू ये भी हो सकता है ना, आपका यदि ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, हम्म। यदि इस तरह का कुछ, तो सर तो हम आपके दूसरे मतलब प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट को है। दिक्कत होगी। हाँ हाँ, ओके। मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पे आप कहीं हाँ स्टक होते हैं, देन आई कैन सजेस्ट यू ओके व्हाट इट। जी। इसलिए मैं एक जनरल जो डेटा है, मैंने भी बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स लिए हुए हैं जहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं डेटा के अंदर। हम्म तो उस तरह के डेटा को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम इतना मैस डेटा हम लोग क्लीन कर सकते हैं। हम्म। तो मतलब इस तरह का डेटा मैंने लिए हुए हैं, है ना, तो वो कोई इशू नहीं आएगा मेरे ख्याल से। थैंक यू। हाँ, और अफसान आपको कुछ पूछना है? नो सर, आज तो मैं सुन रही हूँ इन सबको। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। एंड वरुणा, रियाज, मैं आपको कॉल करता हूँ सर इसके बाद में। है ना, ठीक है, आई हैव फ्यू थिंग टू डिस्कस। ओके। सो अपन वाइंड अप करें ये सेशन। ओके, थैंक बाकी मैं जी सर। व्हाट्सएप पे एक आपको भेज दूंगा ये सब, एक ग्रुप ठीक बना है। लेंगे हम। हाँ जी सर ग्रुप। तो वो ग्रुप में मैं सब लिंक वगैरह जो है, वो ड्राइव लिंक वगैरह सब डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, थैंक इस ठीक तरह हो की। गया सर, थैंक यू ठीक। सो मच। थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर, बाय थैंक यू सो एवरीवन। मच। यू। बाय बाय। ओके, बाय। बाय।